हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजिन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। कह रहा है HCF 306 657 बराबर 9 है। पहले हम लोग इतना के मतलब समझ लें कि क्या कह रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि 306 और 657 का जो HCF है कितना है, 9 दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे कि एलसीएम बराबर फार्मूला होता है। देखिए एलसीएम बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा HCF होता है। तो देखिए पहली संख्या कितना है, 306 है, और दूसरी संख्या कितना है, 657 है, और HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब देखिए 9 से आप इसको भी कैंसिल कर सकते हैं या इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों कैंसिल हो सकता है। तो 9 इकाई 9, 9 3 27, और 3 जाकर 36 करेगा, 9 चौका 36। अब यहाँ पर हमको मिला 34 657। अब इसको हम देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा होगा 22,338 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए ये बोल रहा है क्या कि 6 के पावर जो n है, जब इसका हम फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या इसके गुणनखंड में इसका जो गुणनखंड होगा 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए 0 पर समाप्त इसका गुणनखंड कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर हम इसको तोड़ रहे हैं। 6 के पावर n दिया हुआ है, तो 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर n लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n × 3 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं क्या कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ रहा है। और ऐसे भी देखने से हमको क्या पता लग रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है और 0 कहीं नहीं आ रहा है। तो 6 के पावर n में 6 के पावर n जो होगा वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 आ रहा है, इसलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये आंसर फाइनल होता है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 5 बताए हैं, अब इसके बाद 6 है। 6 में बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 है। फिर दिया है और यहाँ दिया हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है। और बोल रहा है क्या कि यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, भाज्य संख्या है, इसको हमको जांचना है कि क्यों भाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पर यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दोनों में हमको 13 कॉमन है। तो 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 11 × 1, अब प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ पर हम और लिख देते हैं और इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 7 × 6, इसमें देखिए 5 यहाँ है, 5 निकल गया तो 1 होगा। 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा जो है फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड है, और यहाँ से 5 निकालेंगे तो प्लस में 1 होगा। अब इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए 11 × 7 = 77,
77 में 1 से गुणा करेंगे, 77 है कितना हो गया 78 हो गया। फिर यहाँ पर इसको गुणा करेंगे हम, तो देखिए 7 छक 42 होगा, 42 में 1 से गुणा करेंगे 42 होगा। और देखिए यहाँ तक तो 42 हो गया, 4 3 12, 12 दूना 24, 42 में हम 24 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और फिर 4 दूना 8, 8 6 4 10 और 8 1 9 1 10 हो गया। तो देखिए इतना, यानी इस सबका गुणा आ रहा है कितना 1008 आ रहा है, और 1008 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा, तो ये हो गया 1009। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 13 8 104, हासिल 10 होगा, 13 7 91 और 10 101। फिर यहाँ दिया है और यहाँ हो गया 5 9 45 के 5 हासिल 4, तो देखिए 5 में 0 से गुणा करेंगे 0 हासिल 4 आ जाएगा, 10 5 50 हो गया। अब इसका मान जो निकल गया कितना निकल गया 1014, और इसका निकल गया 5045। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या, कोई भी संख्या भाज्य कब होता है, जब वो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से विभाजित होता है तो भाज्य होता है। तो ये जो संख्या है 1 से तो होगा ही, 1014 से भी होगा और 2 से भी हो सकता है, यहाँ पर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5045 से भी होगा और फिर आपका 5 से भी हो जाएगा। यानी एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि प्राप्त संख्या एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और इस तरह से हमारा आंसर फाइनल हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए इसमें सोनिया द्वारा लिया गया जो समय है कितना 18 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखेंगे यहाँ पर कि सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट हो गया, तथा रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए प्रारंभिक स्थान के बाद बोल रहा है तो हम दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, सॉरी एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए जो 18 है, 18 का हम फैक्टर तोड़ देते हैं, 2 इंटू 3 होगा, और 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3, तो हमको निकालना है एलसीएम। तो देखिए सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं, इसमें 2 बार आया है, जो एक बार आएगा मतलब अधिक वाला लेकर चलते हैं, कम वाला छूट जाता है। और 3 देखिए इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो अधिक वाला ले लेंगे, तो यहाँ हो गया 3 इंटू 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 36 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए रवि तथा सोनिया 36 मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। और ये हमारा आंसर हो गया। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।
वीडियो समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।